Hello guys, welcome to SPPS School. Today we see chapter first समय की शुरुआत से of 11th class history. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत से का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मानव और लंगूर तथा वानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानता पाई जाती है। इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ। ठीक है, इससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। क में दिया गया व्यवहार और ख में दिया गया है शरीर रचना शीर्षकों के अंतर्गत दो अलग अलग स्तंभ बनाइए और उन समानताओं की सूची दीजिए। दोनों के बीच पाए जाने वाले अंतरों का भी उल्लेख कीजिए जिन्हें आप महत्वपूर्ण समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। मानव और लंगूर तथा वानरों जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानता पाई जाती है। ठीक है, मानव और लंगूर तथा वानर जैसे स्तनपायियों के व्यवहार तथा शरीर रचना में कुछ समानताएं पाई जाती हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि संभवतः मानव का क्रमिक विकास वानरों से हुआ है। ठीक है, व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं। ठीक है, व्यवहार तथा शरीर रचना के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है व्यवहार के स्तर पर वानर यानी एप एज होमिनाइड उपसमूह का जीव है। ठीक है, होमिनाइड उपसमूह का जीव है। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। इनमें परस्पर समानताएं होती है। ठीक है, इनमें परस्पर समानताएं होती हैं, होते हुए भी अनेक बड़े अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, अनेक बड़े अंतर पाए जाते हैं। होमिनाइड का मस्तिष्क होमिनाइड की तुलना में छोटा था। ठीक है, होमिनिड की तुलना में छोटा था। वे चौपाए थे, अर्थात चारों पैरों के बल चलते थे। उनके शरीर का अग्रभाग व अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। होमिनिड सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर चलते थे। ठीक है, होमिनिड सीधे खड़े होकर दोनों पैरों पर चलते थे। होमिनिड के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की थी। ठीक है, होमिनिड के हाथों की बनावट विशेष प्रकार की थी, जिससे वे हथियार बना व प्रयोग कर सकते थे। शरीर रचना के स्तर पर, ठीक है, अब हम देख लेते हैं शरीर रचना के स्तर पर। ठीक है, मानव के प्रारंभिक स्वरूपों में उसके लक्षण आज भी शेष हैं। ठीक है, मानव के प्रारंभिक स्वरूपों में उसके लक्षण आज भी शेष हैं। मानव के अर्ध रूप में वानर के अनेक लक्षण बरकरार है। ठीक है, मानव के अर्ध रूप में वानर के अनेक लक्षण बरकरार है, जिसे होमो की तुलना में मस्तिष्क को अपेक्षाकृत छोटा होना। ठीक है, जैसे कि होमो की तुलना में मस्तिष्क को अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना व हाथों की विशेष दक्षता व सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक न थी। ठीक है, चलने की क्षमता अधिक न थी, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय पेड़ों पर गुजारता था। ठीक है, क्योंकि वह अपना अधिकांश समय पेड़ों पर गुजारता था। पेड़ों पर जीवन व्यतीत करने के कारण उसमें अनेक विशेषताएं आज भी मौजूद है। ठीक है,
पेड़ों पर जीवन व्यतीत करने के कारण उसमें अनेक विशेषताएं आज भी मौजूद है, जैसे आगे के अंगों का लंबा होना, ठीक है, जैसे कि आगे के अंगों का लंबा होना, हाथ और पैरों की हड्डियों का मोड़ा होना, ठीक है, टखने के जोड़ों का घुमावदार होना, प्रारंभिक मानव की प्रजाति को उसकी खोपड़ी के आकार और जबड़े को विशिष्टता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, ठीक है, खोपड़ी के आकार व जबड़े को विशिष्टता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। वानर, लंगूर व मानव आदि प्राइमेट उपसमूह के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। शारीरिक स्तर पर समानताएं, शारीरिक स्तर पर समानताएं दोनों ही प्राइमेट उपसमूह के जीव है, ठीक है, यह दोनों ही प्राइमेट उपसमूह के जीव हैं। मानव, वानर व लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, मानव, वानर और लंगूर तीनों के शरीर पर बाल होते हैं। बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पलते हैं, ठीक है, बच्चे पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक माता के पेट में पलते हैं। मादाओं में बच्चे का दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती है, ठीक है, मादाओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए स्तन ग्रंथियां होती हैं। इन प्राणियों के दांतों की बनावट भिन्न होती हैं, ठीक है। हम देखते हैं व्यवहारिक स्तर पर समानताएं, ठीक है, व्यवहारिक स्तर पर समानताएं देख लेते हैं। मानव व वानर अपने बच्चों को उठाकर चलते हैं, ठीक है, इसे ध्यान से समझेगा। मानव व वानर अपने बच्चे को उठाकर चलते हैं। दूसरे जीवों की अपेक्षाकृत समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक है, दूसरे जीवों की अपेक्षा समझने की शक्ति ज़्यादा होती है। अपने शरीर को परिस्थिति के अनुकूल बनाने में समर्थ होते हैं, ठीक है, मानव और वानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ठीक है, मानव और वानर दोनों ही अपने पिछले पैरों पर खड़े हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं मानव और वानर के मध्य पाए जाने वाले अंतर, इनमें क्या अंतर पाया जाता है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। मानव अपने पैर पर ज़्यादा समय तक खड़ा हो सकता है, जबकि वानर ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है, मानव अपने पैरों पर ज़्यादा समय तक खड़ा हो सकता है, जबकि वानर ज़्यादा समय तक ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। मानव का मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है, जबकि वानरों का जबड़ा काफी लंबा होता है, ठीक है, मानव का मस्तिष्क आकार में बड़ा होता है, जबकि वानरों का जबड़ा काफी लंबा होता है। मनुष्य में समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, ठीक है, मनुष्य में समझने की शक्ति ज़्यादा होती है, जबकि वानरों में अपेक्षाकृत समझने की शक्ति कम होती है, ठीक है। मानव 2 पैरों पर चलता है, जबकि वानर 4 पैरों से चलता है, ठीक है, मानव 2 पैरों पर चलता है, जबकि वानर 4 पैरों से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मानव उद्भव के क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के पक्ष में दिए गए तर्कों पर चर्चा कीजिए। क्या आपके विचार से यह मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का युक्तियुक्त स्पष्टीकरण देता है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ और उसकी उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था, ठीक है, आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ और उसकी उत्पत्ति का केंद्र
कहा था आज भी इसकी खोज करनी जटिल समस्या है। इस प्रश्न पर आज भी वाद विवाद जारी है। ठीक है, इस प्रश्न पर आज भी वाद विवाद जारी है, परंतु इस समस्या के समाधान हेतु दो मत उभर कर हमारे सामने आए हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन मॉडल एंड क्षेत्रीय निरंतर मॉडल। ठीक है, अब हम देखते हैं क्षेत्रीय निरंतर मॉडल को समझ लेते हैं। ठीक है, इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। ठीक है, इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग अलग रफ्तार से हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि होमो सेपियंस का आधुनिक मानव के रूप में विकास धीरे धीरे अलग रफ्तार से हुआ है। परिणामतः आधुनिक मानव दुनिया के भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। ठीक है, भिन्न भिन्न स्थानों में विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं प्रतिस्थापन मॉडल। ठीक है, प्रतिस्थापन मॉडल, इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान पर यानी अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, इस मत के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान पर यानी अफ्रीका में हुई थी। वहां से धीरे धीरे संसार के कई भागों में फैलती गई। ठीक है, ध्यान से समझेगा, वहां से धीरे धीरे संसार के कई भागों में फैलती गई। क्षेत्रीय निरंतर मॉडल पुरातात्विक साक्ष्य का विश्वोत्पादक स्पष्टीकरण देता है। आधुनिक मानव के जीवाश्म जो इथियोपिया में अनेक स्थान पर मिले हैं, इस मत का समर्थन करते हैं। इस मत के मानने वालों की मुख्य विचारधाराएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, जैसे कि मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कभी भी थे बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। ठीक है, मानव के सभी पुराने रूप चाहे वे कभी भी थे बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। ऐसे विद्वानों का विचार है कि आधुनिक मानव में अत्यधिक समानताएं इसलिए पाई जाती हैं। ऐसे विद्वानों का विचार है कि आधुनिक मानव में अत्यधिक समानताएं इसलिए पाई जाती हैं कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए। ठीक है, कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए और वहां से अन्य स्थानों को गए। विद्वानों का एक तर्क यह है कि आज के मनुष्य के लक्षण भिन्न भिन्न है। ठीक है, विद्वानों का एक तर्क है कि आज मनुष्य के लक्षण भिन्न भिन्न है क्योंकि उनके मध्य क्षेत्रीय अंतर विद्यमान है। ठीक है, क्योंकि उनके मध्य क्षेत्रीय अंतर विद्यमान है। उपर्युक्त विभिन्नताओं के कारण एक ही क्षेत्र में पहले से रहने वाले एरेक्ट्स, ठीक है, उपयुक्त विभिन्नताओं के कारण एक ही क्षेत्र में पहले से रहने वाले एरेक्ट्स व होमो डायब्लिंग्स समुदाय में पाए जाने वाले अंतर आज भी विद्यमान हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के प्रयोग से शिकार करने और आश्रय बनाने के काम में कितनी मदद मिली होगी, इस पर चर्चा कीजिए। इन क्रियाकलापों के लिए विचार संप्रेषण के अन्य किन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है। ठीक है,
हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कि भाषा का प्रयोग करता है। ठीक है, हम जानते हैं कि सभी जीवित प्राणियों में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कि भाषा का प्रयोग करता है। भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके माध्यम से मनुष्य विचार विनिमय करता है। भाषा के विकास पर कई विद्वानों के मत अलग अलग हैं। उनकी मान्यताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है, होमिनिड भाषा में हाव भाव या अंग विक्षेप, हाथों को हिलाना या संचालन शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उच्चरित भाषा से पूर्व गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या शाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य की बोलने की क्षमता का विकास या प्रारंभ आरण या बुलाने की क्रिया सेवा जैसा कि नर वानरों में प्रायः देखा जाता है। ठीक है, जैसा कि नर वानरों में प्रायः देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उच्चारित भाषा यानी बोले जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई? उच्चारित भाषा या बोले जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कब हुई, यह निष्कर्ष देना भी कठिन कार्य है। यह निष्कर्ष देना भी कठिन कार्य है। विद्वानों की ऐसी विचारधारा है कि होमो हेबिलस के मस्तिष्क में कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, जिनके कारण यह बोलने में समर्थ हुआ होगा कि इस प्रकार संभवतः भाषा का विकास 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। ठीक है, स्वर तंत्र के विकास लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व और मस्तिष्क में हुए परिवर्तन से भाषा के विकसित होने में मदद मिली। भाषा और कला का संबंध घनिष्ठ है। भाषा के साथ साथ कला लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई। ठीक है, 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई। कला व भाषा दोनों ही संप्रेषण अर्थात विचाराभिव्यक्ति के सशक्त माध्यम है। ठीक है, फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स और सोवे की गुफाओं में व उत्तरी स्पेन में स्थित अल्टामिरा की गुफा में जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई है। ठीक है, जानवरों की सैकड़ों चित्रकारियां पाई गई हैं जो कि 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व चित्रित की गई थी। इनमें गोरों, जंगली बैलों, घोंघों, पहाड़ी शकीन, बकरों, हिरणों, मैमथों, गैंडों, शेरों, भालुओं, चीतों, लकड़बग्घों व उल्लुओं के चित्र प्रमुख हैं। ठीक है, प्रारंभिक मानव के जीवन में शिकार का ज्यादा महत्व था। इसी कारण जानवरों की चित्रकारियां धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। ठीक है, ऐसी भी प्रतीत होता है कि चित्रकारी ऐसी रस्मों को अदा करने के लिए की जाती थी जिससे कि शिकार करने में सफलता प्राप्त हो। ठीक है, विद्वानों की यह भी मान्यता है कि एक गुफाएं ही प्रारंभिक मानव की आपस में मिलने की जगह थी। ठीक है, विद्वानों की यह भी मान्यता है कि एक गुफाएं ही प्रारंभिक मानव की आपस में मिलने की जगह थी जहां पर छोटे छोटे समूह एक दूसरे से मिलते थे या एकत्रित होकर सामूहिक क्रियाकलाप करते थे। ठीक है, ऐसे भी जान पड़ता है कि इन गुफाओं में ये समूह मिलकर शिकार की योजना बनाते रहे हैं व शिकार की तकनीक पर चर्चा करते रहे हों। ठीक है, और ये चित्रकारियां आगामी पीढ़ियों को इन तकनीकों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाई गई हों। ठीक है, अतः कहा जा सकता है कि चित्रकारी विचार संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, प्रारंभिक समाज के बारे में जो विवरण दिया जाता है
प्रारंभिक समाज के बारे में जो विवरण दिया जाता है वह अधिकतर पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। शिकार करने वाले एक खास सामग्री तलाशने एवं बटोरने वाले समाज आज भी विश्व के अनेक भागों में मौजूद है। उन समाजों में हदजा समूह प्रमुख हैं। ठीक है। कृषि के प्रारंभ के साथ साथ मानव ने अपनी झोपड़ियों को खेतों के पास बनाना शुरू कर दिया। ठीक है। कृषि के प्रारंभ के साथ साथ मानव ने अपनी झोपड़ियों को खेतों के पास बनाना शुरू कर दिया। आरंभ में मनुष्य लकड़ी व पत्तियों आदि की मदद से झोपड़ी बनाता था, किंतु बाद में वह कच्ची पक्की ईंटों का भी प्रयोग घर बनाने में करने लगा था। प्राचीन झोपड़ियां के अवशेष स्विट्जरलैंड की एक झील में 1854 में मौजूद पाए गए हैं। ठीक है। स्थायी निवास स्थान बनाना मानव की महान उपलब्धि थी और यह सब भाषा के विकास के बिना असंभव था। ठीक है। किंतु भाषा ने इन सब क्रियाओं को संभव बना दिया। प्रारंभ में मानव निसंदेह बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा, लेकिन ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित होगी। अतः भाषा का विकास आधुनिक मानव के विकास का दिलचस्प पहलू है। ठीक है।